आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग मेनली लिक्विड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और लिक्विड्स के बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज हाइड्रोडायनामिक्स एंड थर्ड वन में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल लिक्विड। नॉन आइडियल लिक्विड जिसमें 2 प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है। एक तो है सरफेस टेंशन और इससे जुड़े हुए एप्लीकेशंस, और दूसरा है विस्कोसिटी। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोगों को आइडियल लिक्विड के बारे में स्टडी करना है। एंड हाइड्रोस्टैटिक्स में बोल सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स में जो भी स्टडी होगी दैट वुड बी आइडियल लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स में जो भी स्टडी आएगी वो आइडियल लिक्विड फ्लोइंग इन लैमिनार फ्लो। ठीक है, अभी इनका मतलब समझते हैं क्या मतलब है लैमिनार फ्लो का, क्या मतलब है आइडियल लिक्विड का। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विड को हम आइडियल किस कंडीशन में बोलेंगे। तो साइड में लिख लेना कि आइडियल लिक्विड जो है वो सबसे पहले तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होगा कि आइडियल लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब प्रैक्टिकल लिक्विड में क्या होता है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज आता है ना। हम लोगों ने बल्क मॉडुलस पढ़ा है, तो बल्क मॉडुलस यही बात बताता है कि कितना प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा किसी लिक्विड के, वो उस लिक्विड का बल्क मॉडुलस डिफाइन करेगा। बट यहाँ पे ऐसे समझ लो कि बल्क मॉडुलस जो है वो इनफाइनाइट है, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करने पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आइडियल लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हम यूनिफॉर्म लेके चलेंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट होगा। ठीक है, और आइडियल लिक्विड में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जैसे प्रॉपर्टीज जो है वो एब्सेंट है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी आर एब्सेंट। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो अच्छी बात है, अभी तो कोई कंसीडर करना भी नहीं हमको पहले 2 पार्ट में, हाइड्रोस्टैटिक्स में एंड हाइड्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इज एब्सेंट। देखो शियर स्ट्रेस का मतलब याद है क्या है शियर स्ट्रेस का। देखो लिक्विड के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड होगा तो वो दोनों तरह का फोर्स हो सकता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस भी हो सकता है और टेंजेंशियल टू दी सरफेस भी हो सकता है। बट आइडियल लिक्विड अगर हम लोग बोल रहे हैं तो आइडियल लिक्विड में हम लोग टेंजेंशियल वाला जो फोर्स है उसको हम एब्सेंट मान के चलेंगे। एक्चुअली वो जो टेंजेंशियल वाला फोर्स है वो विस्कोसिटी की वजह से ही आता है, तो अगर विस्कोसिटी हमने निगलेक्ट कर दी है तो शियर वाला फोर्स भी एब्सेंट हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स भी एब्सेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है लिक्विड के अंदर केवल और केवल एक ही फोर्स लगेगा और वो है नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है ना, लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स ओनली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हैं कि आइडियल लिक्विड विल exert force only in perpendicular direction to the surface in contact। तो पहले ये कुछ मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, इनको ध्यान रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं सबसे पहले जो हमें डिफाइन करना है, दैट इज कुछ टर्म है जिनको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली 3 टर्म है। एक है डेंसिटी, ठीक है, कॉमा रिलेटिव डेंसिटी,
डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन तीनों का मतलब पता है क्या फर्क है तीनों में? क्यों भाई? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो देखो डेंसिटी तो वैसे ही है जैसे हम लोग पहले लिखते थे। डेंसिटी को सिंपली क्या बोलते हैं? डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is simply defined as mass upon volume. Density of a substance is simply defined as mass upon volume. और इसी डेंसिटी का यूनिट हम लोग लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं ग्राम पर सीसी। तो ये जो सीसी लिखते हैं इसका मतलब भी क्लियर है। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब से। और कन्वर्जन क्या होता है? तो कन्वर्जन होता है 1 ग्राम पर सीसी। मतलब ऐसे वाटर का जो डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी एंड दिस इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 with respect to substance 2। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 with respect to substance 2 का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? सर सब्सटेंस टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होगा। सब्सटेंस 2 जो है वो वाटर ले ले अगर हम लोग, तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज सिंपली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जनरल लिख दो। तो देखो एक तरह से डेंसिटी हुआ या रिलेटिव डेंसिटी हुआ या स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, इन तीनों का मतलब एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा फर्क है केवल। मतलब डेटा क्वेश्चन में जो दिया होगा ना वो किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में दिया हो सकता है, रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्म में दिया हो सकता है, या सीधे सीधे डेंसिटी मेंशन की होगी, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और अलग से हम नोट करके लिख देंगे, और उसमें आता है व्हाट इज कॉल्ड एवरेज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एवरेज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एवरेज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आउटर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से। आउटर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, थिक हॉलो स्फीयर है। और वो जो थिक हॉलो स्फीयर है उसमें अंदर एक कैविटी है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई इसका मास m है और इसका रेडियस अगर मेंशन करें, लेट्स से इनर रेडियस इसका r1 है और आउटर रेडियस इसका r2 है, तो बताओगे जरा इसका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मतलब जिस सब्सटेंस का ये बना है अगर हमें उसका डेंसिटी लिखना है तो क्या बनेगा, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग होंगी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब अलग है एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब अलग है। देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे तो हम लोग मास में डिवाइड करेंगे सब्सटेंस वॉल्यूम, मतलब जितने वॉल्यूम में वो मटेरियल है। तो मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो R2 और R1 के बीच में ही है कि नहीं है? तो इसको लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई, क्या लिखेंगे, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, बोलो। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी में हम लोग आउटर वॉल्यूम ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो जनरली क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट डेंसिटी होगी वो सब्सटेंस डेंसिटी से या तो कम होगी या फिर इक्वल होगी। क्लियर है ये पॉइंट, एवरेज डेंसिटी का मतलब? एवरेज डेंसिटी का मतलब क्लियर है? देखो नोट करो, कुछ डाउट है पूछो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक
छोटा सा प्रॉब्लम है, पहले वो करके बताओ। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 3 liquids with specific gravities S1, S2 and S3 are mixed in A part में equal volumes and B part में equal masses। तो हमें निकालना है फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। बताओगे? छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। देखो, अगर हम इसको इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या बनेगा? तो मान लेते हैं कि हर एक का वॉल्यूम अगर V है तो टोटल मास कितना होगा? तो मास निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी में। देखो, एक बात दिमाग में हमेशा बिठाना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है। तुम ऐसे समझो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, तो 1 से अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो उस वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं। हाँ, लेकिन उसका यूनिट चला जाएगा। मतलब जैसे किसी ऑयल का डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सीसी, तो अगर हम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे तो 0.8 हो जाएगा। मतलब ज्यादा फर्क कहाँ है, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों को तुम्हें एक साथ ही मान के चलना, ठीक है ना, क्योंकि वाटर डेंसिटी तो 1 ही रहेगी। तो अगर हमें टोटल मास ऑफ मिक्सचर चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं S1V प्लस S2V प्लस S3V। क्यों भाई? और टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो टोटल वॉल्यूम 3V हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? तो क्या ये 1/3 ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट में अगर हमने तीनों के मास इक्वल लिए हैं, m मास, तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या बनेगा? तो अगर हम तीनों के m मास ले रहे हैं तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर बनेगा 3m। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ये क्या बनेगा? तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करते हैं, तो m/s1 प्लस m/s2 प्लस m/s3 आएगा। तो यहाँ से अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको। मिलेगा यहाँ से 3 अपॉन, क्या लिखेंगे, 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। क्लियर है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बोलिए, डेंसिटी वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट में। और पहला हेडिंग हमारा पड़ेगा प्रेशर exerted by a liquid। pressure exerted by a liquid। देखो, कोई भी लिक्विड अगर हमको गिवन है तो वो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है ये हमें बताना है। तो सपोज अगर हम लिक्विड ले लें, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं रो, ठीक है। और हमें पता ये करना है कि लिक्विड में अगर हम नीचे जाते हैं, H डेप्थ पे जाते हैं या Y डेप्थ पे जाते हैं, तो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो किस वजह से एक्सर्ट हो रहा है या क्या रीजन है। तो उसके लिए हम एक काम ये करेंगे, हम लिक्विड के अंदर
एक डिफरेंशियल वॉल्यूम का एक क्यूब कंसीडर करेंगे। देखना जरा ध्यान से, हम एक डिफरेंशियल वॉल्यूम का क्यूब कंसीडर करेंगे, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशियल वॉल्यूम का ऐसे लिया हुआ है ये, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऐसे समझना है इसका कि इस क्यूब का जो साइज है हम लोग इस तरह से ले रहे हैं कि सपोज इसका ये वाला जो डायमेंशन है, क्यूब नहीं है क्यूबॉइड ले लेते हैं, ये वाला डायमेंशन dx है, ठीक है, ये वाला डायमेंशन इसका dy है, और ये वाला डायमेंशन इसका dz है, ठीक है। तो y जो है वो वर्टिकल में हो गया और x और z जो है वो हॉरिजॉन्टल में हो गए। और देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि इसका जो अपर फेस है और जो इसका लोअर फेस है, ये इसका अपर फेस है और ये इसका लोअर फेस है, देखना ध्यान से। तो अपर फेस पे हम लोग प्रेशर P ले लेते हैं और लोअर फेस पे प्रेशर P प्लस dP ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो P है, P प्रेशर है y डेप्थ पे, तो P प्लस dP प्रेशर हो जाएगा y प्लस dy पे। बताओ, और ये जो क्यूब हमने लिया है ना, ये एक इमेजिनरी क्यूब है। इमेजिनरी क्यूब मतलब वाटर का ही क्यूब है। मान लो वाटर के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर हमने वाटर का ही एक क्यूब कंसीडर किया है, और अब हम इस क्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। समझना ध्यान से। तो बताओगे कि इस क्यूब के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे? इस क्यूब के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे चारों तरफ से, बताओगे? क्यों भाई? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो लिक्विड है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा। प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, इसके जो अपर फेस है, देखना ध्यान से, अपर फेस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। देखते जाना ध्यान से। नीचे से जो लग रहा होगा ऊपर की तरफ वो होगा P प्लस डी पी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। बताते जाना। अच्छा, साइड से जो लग रहा होगा, अब साइड पे प्रेशर की वैल्यू क्या कहोगे, सेम होगी कि अलग अलग होगी? अब देखो है क्या कि लिक्विड में और कौन कौन से फोर्स हैं, और इसका वेट है, इसका वेट इसका कितना है, dm इंटू जी। तो एक्चुअली प्रेशर में जो वेरिएशन आता है ना, वो उसके वेट की वजह से ही आता है। भाई नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम होगा, तो वो जो क्यूब है उसका वेट ही तो है जो बैलेंस हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में तो चारों फोर्सेस वैसे भी सेम हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में कोई भी प्रेशर में डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कि उस क्यूबॉइड के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड से लगने वाला प्रेशर फोर्स सेम होगा। इसी तरह से सामने वाली साइड और पीछे वाली साइड से भी लगने वाला फोर्स सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? वर्टिकल में केवल स्टडी करनी है हमको। तो अगर हम वर्टिकल में स्टडी करें इसको, क्यों, तो क्या कहेंगे फोर्सेस के बारे में, बताओगे? क्या ऐसे बोल सकते हैं कि P प्लस dP, ठीक है, माइनस P और इंटू dx इंटू dz, ये वैल्यू dm इंटू जी के इक्वल है? बोलिए। और dm कितना होगा, इसका मास कितना लिखेंगे, तो इसका मास लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। रखो वहां पे, तो यहां से तुमको मिलेगा कि dp इज इक्वल टू रो डी वाई इंटू जी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, dp अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो ये एक बेसिक एक्सप्रेशन आया जो प्रेशर चेंज के बारे में है, और ये वैल्यू कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड पहले आया कहीं? ग्रेडियंट वर्ड पहले कभी आया? ग्रेडियंट का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब x डिस्टेंस पे कितनी है, x प्लस dx पे कितनी है, तो जो चेंज आया वो उसका ग्रेडियंट कहलाएगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है। बोलिए। तो यहाँ पे हमको dp अपॉन dy मिल गया। अब अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट ले लें, ध्यान से देखना, तो ये होगा रो जी इंटू डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करें।
डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर डेंसिटी भी वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेट हो जाएगी। फिलहाल हम लोग यूनिफॉर्म डेंसिटी लेके चल रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये y इक्वल टू 0 है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमें y पे प्रेशर निकालना है। तो देखो यहाँ से हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्सप्रेशन तो खैर सबको याद ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई। बट अभी ये क्लियर है कैसे निकल के आई है एक्सप्रेशन, क्यों भाई? ठीक है, बोलिए। अब हमको हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला पॉइंट यही स्टडी करना है कि प्रेशर और उसकी वजह से जो जो चेंजेस हैं या जो जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी, प्रेशर की वजह से कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, किस तरह से फोर्सेस लगेंगे। नोट कर लिया है जो लिखा है? देखो, तो पहला पॉइंट इसमें जो हमें ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि ये कोई वेसल हम लोगों ने लिया और इस वेसल के अंदर लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। ठीक है, तो प्रेशर की पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल में कोई भी डायरेक्शन में कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। और अगर हम केवल लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे, कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ लिक्विड प्रेशर के बारे में स्टडी करनी है। तो अगर ऐसा है सिर्फ लिक्विड प्रेशर लेना है तो दिस इज इक्वल टू रो जी वाई। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं, लिक्विड प्रेशर अगर बोलेगा तो इट इज रो जी वाई। बात समझ आई? एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होगा लिक्विड प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब हुआ कि हमें एटमॉस्फेरिक वाला भी काउंट करना है, और अगर लिक्विड प्रेशर बोलेगा तो लिक्विड प्रेशर इज सिंपली रो जी वाई। बोलो। और ये जो लाइंस बनाई हुई है ना, दीज लाइंस दे आर कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? इक्वी प्रेशर लाइंस। इनको हम एक और नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। अब ये वाला दूसरा वाला आइसोबार हो गया, क्यों भाई? और ये जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी वेक्टर, मतलब ग्रेविटी की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बोलिए, क्लियर है पहला पॉइंट? तो इसमें जैसे मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछ सकता हूं यहाँ पे कि मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, थीटा एंगल है, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हम कोई वेसल रख दें एंड सपोज वेसल रेस्ट पे हो, तो वेसल के अंदर जो लिक्विड होगा उसके फ्री सरफेस के बारे में क्या कहोगे? क्यों भाई? उसके फ्री सरफेस के बारे में क्या कहोगे? क्या फ्री सरफेस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा? बोलिए। फ्री सरफेस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। देखो, इस तरह से। और अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी में बताना है कि प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा, तो बताओगे क्या होगा? अगर ये वाली डिस्टेंस हम लोग h1 ले लें और ये वाली डिस्टेंस हम लोग h2 ले लें, डेंसिटी इसका रो है, तो ए और बी में कहां प्रेशर ज्यादा होगा या इक्वल होगा? बताइए। ए और बी में प्रेशर कहां ज्यादा होगा? ए ए पे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? क्या लिखेंगे? पी ए माइनस पी बी की वैल्यू बताओ। वेसल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है ना? सर रो जी H1 माइनस रो H2। जी H1 माइनस H2।
बस। सर उसका कंपोनेंट लेंगे ना। तो बताओ ना क्या लेंगे, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग, छोटी सा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। क्या लिखना चाहिए? पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू रो साइन वाला कंपोनेंट, -H2 cos H1 थीटा। माइनस H2। कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ साइन साइन लेंगे, पे? साइन थीटा। बेसिकली हमें क्या है ना, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखो। हमें ये डिस्टेंस चाहिए कि ए और बी के बीच में वर्टिकल डिफरेंस कितना है। cos वर्टिकल डिफरेंस कितना है देखना ध्यान से, ये वाला डिफरेंस। तो ये हाइट सर कितनी, आप ये वाली हाइट बताओ, डेल्टा वाई। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो जी डेल्टा वाई होगा हमेशा। तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे? सर थीटा वीटा बना के निकाल लेंगे। अरे बेटा बताओ ना, चलो मैं टाइम दे रहा हूँ, निकालो आराम से। ये बनेगा रो जी H1 माइनस H2 इंटू कॉस थीटा आएगा। नहीं आएगा? सर इसका थीटा कहाँ है? yes अच्छा सर। है, दिखा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि बिहेवियर ऑफ अ लिक्विड इज independent of shape of vessel, independent of shape of vessel। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई एक वेसल लेते हैं और उस वेसल में जो ओपनिंग्स हैं वो अलग अलग टाइप की है। मान लेते हैं कि एक ट्यूब इस तरह की है, ठीक है, फिर एक ट्यूब इस तरह की है, ठीक है, और एक ट्यूब सपोज इस तरह की है, ठीक है। तो अगर इसमें लिक्विड फिल्ड है तो उस लिक्विड का जो लेवल होगा वो हर एक ट्यूब में सेम हाइट तक ही आएगा। क्यों भाई? क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ट्यूब का क्या शेप है? हम्म इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी ट्यूब का क्या शेप है। तो सिंपल शब्दों में यही बोल सकते हैं कि जो लिक्विड का बिहेवियर है वो वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। और तीनों ही ट्यूब्स में तुम ध्यान से चेक कर लेना कि जो हाइट होगी वो सेम होनी चाहिए, तीनों में हाइट सेम होनी चाहिए। इनफैक्ट तीनों के नीचे अगर हम कुछ पॉइंट्स भी ले लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इन तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर भी सेम होना चाहिए। नोट करते जाओ, कहीं कोई पॉइंट में डाउट आएगा तो पूछ लेना रोक के। देन थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जैसे मान लेते हैं कि एक वेसल हमने लिक्विड का ये लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा वेसल लिक्विड का ये है, ठीक है, और तीसरा वेसल लिक्विड का ये है। इन तीनों वेसल में खास बात ये है कि इन तीनों में लिक्विड हमने सेम हाइट तक फिल किया हुआ है। देखो, इन तीनों में लिक्विड का जो हाइट है वो सेम है। तो
और खास बात यह कि इन तीनों वेसल का जो बेस का एरिया है वो भी सेम है, लेकिन तीनों वेसल का शेप अलग अलग है। तीनों का बेस एरिया सेम है, तीनों में हाइट ऑफ लिक्विड सेम है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि बॉटम पे प्रेशर और बॉटम पे फोर्स एक्सर्टेड तीनों केस में किस ऑर्डर में होंगे। प्रेशर एट बॉटम एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट बॉटम। अच्छा ये बताओगे कि लिक्विड बॉटम के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट बॉटम, बोलिए। लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा बॉटम पे, क्या नीचे। उसका डायरेक्शन Downwards. की तरफ होगा, और क्या वो सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा। देखो, तो मुझे दोनों बातों में चाहिए, एक तो प्रेशर क्या होगा बॉटम पे, और दूसरा फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा। किसमें सबसे ज्यादा होगा बताओ। फोर्स एक्सर्टेड एट बॉटम। प्रेशर इक्वल होगा। हाँ, प्रेशर तीनों केस में। प्रेशर इक्वल होगा। व्हाट अबाउट फोर्स, फोर्स के बारे में क्या कहेंगे। सर वो भी इक्वल होगा। हम्म, फोर्स भी इक्वल होगा। फोर्स भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यही पॉइंट है जो इसमें हमें ध्यान रखना है। इस केस में लिख लेंगे कि प्रेशर एज वेल एज फोर्स एक्सर्टेड, pressure as well as force exerted at bottom by liquid will be same in all three cases। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए कि ऐसा क्यों है। सर डाउट है सर, लिक्विड सर अलग अलग होगा ना तीनों में सर, जो लिक्विड की हाँ, सर जो मात्रा है लिक्विड की। लिक्विड का जो मास है, इसमें मास m1 होगा, इसमें लिक्विड का मास m2 होगा, इसमें लिक्विड का मास m3 होगा। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो m2 होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो m3 होगा वो सबसे छोटा होगा। लेकिन फिर भी बॉटम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो डिपेंड करता है हाइट पे, और इन तीनों केस में तुम चेक कर लो, इन तीनों केस में हाइट तो सेम ही है ना। बताओ, प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, वेसल के शेप पे डिपेंड करता है या डेप्थ पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल डेप्थ पे। वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करेगा सिर्फ। और प्रेशर अगर तीनों में सेम है तो प्रेशर इनटू एरिया की वैल्यू भी तीनों केस में सेम आएगी, ठीक है ना। बोलो, एक्चुअली क्या होगा इन तीनों केसेस को अगर हम और थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो एक बात ये बोल सकते हैं, एक बात हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि पहले वाले केस में क्या होगा कि फोर्स एट बॉटम जो होगा, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड के। क्योंकि लिक्विड का जो वेट है, देखो लिक्विड ने जो मैंने जो एरो दिखाए हुए हैं वो है बाई लिक्विड ऑन वेसल। तो क्या बाई वेसल ऑन लिक्विड भी लगेगा, तो बाई वेसल ऑन लिक्विड फोर्स किधर लगेगा, इसी के जस्ट अपोजिट लगेगा। और वही फोर्स होगा Yes, sir. जो लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा। तो पहले केस में फोर्स एट बॉटम एंड वेट ऑफ लिक्विड सेम होंगे। दूसरे केस में क्या कहोगे बताओ। सर साइड फोर्स ऊपर की ओर थोड़ा फोर्स देंगे। साइड वाले नहीं, हम अगर बॉटम वाले की ही सिर्फ बात करें तो बोल सकते हैं कि फोर्स एट बॉटम जो होगा वो वेट ऑफ लिक्विड से कम होगा। तो Yes, क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई जो वेट कम, वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा वेट बैलेंस कौन कर रहा है, तो वो जो ज्यादा Yes, वेट sir. है ना वो साइड वॉल से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि साइड Yes, वॉल sir. से जो फोर्स लगेगा उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी आएगा, आएगा कि Yes, नहीं। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो फोर्स Downward. एट बॉटम होगा वो लिक्विड के वेट से बड़ा होगा, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन आएगा कि जब लिक्विड का वेट कम है तो वो एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो थर्ड वाले वॉल से सर। फोर्स लग रहा होगा बाई वेसल ऑन लिक्विड, वो इधर की तरफ लग रहा होगा और उसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा जो फोर्स इंक्रीज कर रहा है। यस सर, यस अभी सर, क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर, नाउ क्लियर। सर हाँ सर अगर इन तीनों वेसल्स को वेइंग मशीन में वे करेंगे तो फिर हाँ। सबसे ज्यादा थर्ड वेसल का आएगा वेट। नहीं, इन तीनों वेसल को हमने वेइंग मशीन पे रखा है ना, तो M2 हाँ वाला वेट सबसे ज्यादा आएगा। यस सर, ऑब्वियसली। वेइंग मशीन पे रखोगे तो वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? ओनली लिक्विड मेजर करेगी कि लिक्विड प्लस वेसल मेजर करेगी? लिक्विड प्लस वेसल। प्लस वेसल। यस सर, ऑब्वियसली। वेसल का आपस का जो फोर्स है वो तो इंटरनल हो गया, तो ओवरऑल वेट देखोगे सिस्टम का किसका ज्यादा है, तो ओवरऑल वेट M2 ज्यादा है, वेसल मान लो निग्लिजिबल है तो। सर ये सब जो प्रेशर है वो सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं इसलिए। और कौन सा प्रेशर है? प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक ही लेंगे और कोई प्रेशर नहीं लेंगे। यस सर। देन फोर्थ पॉइंट में, व्हेन टू immiscible liquids are filled in a container. When two immiscible liquids are filled in a container, मतलब कि कोई कंटेनर है और उसके अंदर हमने दो अलग अलग लिक्विड फिल किए हैं, और खास बात यह है कि वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होंगे, मतलब मिक्सचर फॉर्म नहीं करेंगे, अलग अलग दिखेंगे, जैसे कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो क्या इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है कि एक लिक्विड जो है वो आधा इधर आ गया और दूसरा लिक्विड जो है वो आधा इधर आता है? बताइए, ये लिक्विड डेंसिटी ρ1, ये लिक्विड डेंसिटी ρ2, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? सर नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? इसलिए है क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल में दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आना चाहिए। इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए, और अगर ऐसा केस बनेगा तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो अगर मान लो कि हमने कोशिश की कि ऐसा सिस्टम बने, तो फाइनली जो एडजस्ट होके बनेगा क्या आ जाएगा फाइनली, बताओ? क्यों भाई? तो Ro2 वाला नहीं सर सर। जो लाइटर होगा वो ऊपर चला जाएगा, डेंसर होगा वो नीचे आ जाएगा। हाँ, तो वो अपने आप ऐसा होगा कि मान लो इसमें से ρ1 जो है वो अगर हल्का है तो ρ1 अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो ρ2 है वो नीचे रहेगा। ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। सर पर मतलब एक हमें शायद मतलब हाँ सर वो एक मतलब ओशियन है वहां पे दो डेंसिटी के वाटर जिस जिस आपने ये बनाया मतलब पहला वाला डायग्राम हाँ हाँ एकदम सेम वैसे ही होता है। बेटा, वो तुम सॉलिड की बात कर रहे हो, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हो। फिर तुम सॉलिड में ऐसा पॉसिबल है, लिक्विड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड होंगे, अरे सर होता है, बट वो सर वो किसी वेसल में थोड़ी ना होता है, वो तो ऑसियन है, वो एडजस्ट हो जाता है उधर। अगर ये वाला हाइट h1 है, ये वाला हाइट h2 है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर एब्सोल्यूट लिखना होगा तो इसको लिखेंगे P0 प्लस ρ1 g h1 प्लस ρ2 g h2। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर फिल्ड इन अ कंटेनर। नेक्स्ट देखो, देखो जल्दी जल्दी देखते जाओ, बहुत सारे पॉइंट हैं छोटे छोटे। फिफ्थ पॉइंट में, when different
liquids are filled in a U-shaped tube. When different liquids are filled in a U-shaped tube. कैसी ट्यूब है देखो जरा. मान लेते हैं इस तरह का ये एक ट्यूब है. देखो ध्यान से. ठीक है. और इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के लिक्विड भरने वाले हैं. तो जैसे मान लेते हैं तो एक लिक्विड हो गया. सपोज इस तरह से है. एक और लिक्विड ले लेते हैं. वो मान लेते हैं कि इस तरफ है, इस डेप्थ तक. और एक और लिक्विड ले लेते हैं जो इधर नीचे बॉटम पे है. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ अंदाजे से, कॉमन सेंस लगा के, कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, किसका डेंसिटी कम होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा. जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है. सर रो 2 सबसे ज्यादा होगा, रो 2 सबसे ज़्यादा होगा. करेक्ट. और रो 1 सबसे कम होगा, रो 1 सबसे कम होगा और रो 3 बीच में होगा. करेक्ट. अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ इसमें. ठीक है. जैसे ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी. ठीक है. पॉइंट बी के ठीक सामने पॉइंट बी के ठीक सामने यहाँ पे है पॉइंट सी. फिर ये जो इंटरफेस है यहाँ पे है पॉइंट डी. पॉइंट डी के ठीक सामने यहाँ पे है पॉइंट ई. और ये इंटरफेस है, ये पॉइंट एफ है. और पॉइंट एफ के सामने यहाँ पे है पॉइंट जी. तो हमें बेसिकली ये पता करना है कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे प्रेशर सेम होगा. डेंसिटी के बारे में जो बताया सबसे पहले, उसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है. रो 1 सबसे कम होगा, फिर रो 3 होगा और रो 2 सबसे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन. बोलिए. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे प्रेशर सेम होगा, बताओ. हम लोगों ने पढ़ा ना कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहता है. यस सर. कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे प्रेशर सेम होगा? सर एफ जी है, ई एंड डी है, बट सर एक कंफ्यूजन है. अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, कंफ्यूजन चालू हो गया तुम्हारा. अभी तो मैंने कंफ्यूज करना शुरू भी नहीं किया. बताइए आप. ए और बी के बारे में बताओ सबसे पहले. ए और बी में प्रेशर क्या कहोगे, सेम होगा बी या? का प्रेशर ज्यादा है, हाँ? बी का प्रेशर ज्यादा है, ए और बी में? बी में ज्यादा है. बी पे ज्यादा है. बेटा ए और बी में प्रेशर सेम है, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ए और बी पे प्रेशर सेम है, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. बी और सी में किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? तो प्रेशर एट सी जो है, प्रेशर एट बी से ज्यादा होगा,
क्योंकि प्रेशर एट सी जब हम लोग लिखेंगे तो प्रेशर एट ए में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और आ जाओ नीचे। अब सबसे नीचे जहां पहुंचोगे प्रेशर एट जी और प्रेशर एट एफ इक्वल होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल में दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता तो है, लेकिन अब उसमें एक्सेप्शन भी लग गया कि कब सेम होता है। तो ये सेम हम लोग तभी लिख सकते हैं only if there is homogeneous liquid, only if there is homogeneous liquid from G to F, ठीक है ना। मतलब G और F हॉरिजॉन्टल में भी होने चाहिए, और G से लेके F तक का जो रास्ता है वो होमोजीनियस लिक्विड से अगर होकर गुजर रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि G और F पे प्रेशर सेम होगा। डिफरेंट लिक्विड्स में जो पॉइंट्स होंगे उनमें प्रेशर हॉरिजॉन्टल में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बोलिए। Yes, sir. अब जरा मुझे बताओ, सब दिमाग में सब क्लियर है तो प्रेशर एट डी और प्रेशर एट ई में कौन बड़ा होगा? डी सर, हम्म, डी। प्रेशर एट डी और प्रेशर एट ई में कौन बड़ा होगा? डी सर। So D. डी छोटा होगा बेटा, प्रेशर एट ई बड़ा होगा। देखो लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, करेक्ट? बताओ। Yes, sir. अब जी और एफ पे प्रेशर सेम है, तो जी से डी और एफ से ई सेम हाइट कवर हो रही है, ऊपर जा रहे हैं। तो जी से जब हम डी जाएंगे तो रो2 के हिसाब से प्रेशर कम होगा, और एफ से ई जाएंगे तो रो3 के हिसाब से प्रेशर कम होगा। तो कौन बड़ा है रो2 और रो3 में से? रो2 बड़ा है ना, तो डी में ज्यादा कम हो जाएगा। सोचो थोड़ा ध्यान से। नहीं बात समझ में आई? यस सर, आ गई। थोड़ा दिमाग लगाओ, आएगी। कंसेप्ट हैं सारे। सर इसी प्रकार सर जब ऊपर से आएंगे तो बी B मतलब और सर जो रो3 है वो ज्यादा बढ़ेगा। B और C से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन B और C पे सेम नहीं है ना पहले से ही। A से कंपेयर कर लो, लेकिन वो हाइट तो पता नहीं है, तो इसलिए नीचे से कंपेयर कर पाएंगे, ऊपर से नहीं कर पाएंगे, मतलब वैल्यूज नहीं गिवन है ना, इसलिए। बट सर एक चीज नहीं क्लियर हो रही है, जैसे सी पर जो प्रेशर है वो बी से ज्यादा है। हाँ, तो अगर हम ये बात मानते हैं कि जितना नीचे ए पर आ रहे हैं उतना ही नीचे बी पॉइंट से भी आ रहे हैं, मतलब जो रो3 लिक्विड है उसमें जितना नीचे आ रहे हैं उतना ही हम रो1 लिक्विड में भी आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो रो3 बड़ा है तो रो3 ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर रो1 के अकॉर्डिंग नीचे जाने पे। हाँ, लेकिन C पे प्रेशर ज्यादा था, B पे प्रेशर कम था। हाँ सर, तो वो अनसर्टेनिटी नहीं क्लियर हो रही कि वो ऊपर से कैसे क्लियर करेंगे। तो मेरी बात सुनते नहीं हो, अपना दिमाग चलाते रहे, तो मेरी भी तो बात सुना करो। मैंने यही बोला कि ऊपर से हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको डिस्टेंसेस नहीं पता है। नीचे से कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर से नहीं कंपेयर कर पाएंगे, वैल्यूज नहीं दी हुई है इस वजह से, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करो। कंसीडर अ U ट्यूब containing mercury, ठीक है। now water having column length 27.2 centimeter is poured into one of the two arms, ठीक है। इनको बोलते हैं लिम्स, टू आर्म्स बोलो या लिम्स बोलते हैं, वन ऑफ द टू लिम्स। फाइंड rise in mercury
कॉलम इन दी अदर लिम्ब। ठीक है, मरकरी का डेंसिटी मालूम है कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सीसी। देखो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है क्या है? क्वेश्चन क्लियर है क्या है ये? क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब दी हुई है, और उसमें पहले से ही मरकरी है। तो जो पहले मरकरी होगी तो क्या वो मरकरी दोनों लिम्ब में इक्वल हाइट पे होगी? यस सर। ठीक है, अब क्या किया है, अब इसमें हमने एक तरफ से वाटर डाला है। कितना वाटर डाला है? तो हमने इतना वाटर डाला है कि वाटर का जो कॉलम लेंथ है वो 27.2 सेंटीमीटर है। तो जब हम एक तरफ से वाटर डालेंगे तो दूसरी तरफ से मरकरी थोड़ा ऊपर जाएगी। तो हमें यही बताना है कि मरकरी कितना राइज करेगी। ध्यान से बताना क्वेश्चन, चलो करो। सर एक चीज तो यहाँ बता दीजिए हम्म, सर, जो यूट्यूब का एक लिम्ब है उसकी हाइट कितनी है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर बाद में कितना डाला है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। जितनी जरूरत पड़ेगी वो मैंने दे दिया है। ठीक है ना? तो जो नहीं दिया है उसकी जरूरत नहीं है। करो ट्राई, देखो ध्यान से इसमें। ये सर 1 ही होगा क्योंकि दोनों तरफ डिस्प्लेस होगा ना। देखो है क्या इसमें, ये हो गई इसका इनिशियल लेवल। देखो अब हुआ क्या कि जब हम वाटर एक तरफ से पोर कर रहे हैं तो वाटर इस लिम्ब में बढ़ेगा, तो इस लिम्ब में भी तो थोड़ा मरकरी नीचे जाएगा। क्यों भाई? इतने में सपोज वाटर आ गया, देखो ध्यान से, और जो मरकरी था वो इधर से थोड़ा नीचे जाएगा और उधर से थोड़ा ऊपर जाएगा। देखो ध्यान से। यस तो क्वेश्चन ये है कि ऊपर कितना जा रहा है। ऊपर थोड़े ना 2 जाएगा, ऊपर 1 ही जाएगा। तो मान यस लो सर यस। इधर से x नीचे गया और इधर से x ऊपर गया। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पे हम प्रेशर सेम कर पाएंगे। तो अगर तुम देखोगे कि हम यहाँ पे अगर पॉइंट ए ले लें तो पॉइंट ए के ठीक सामने यहाँ पे पॉइंट बी आएगा जहाँ पे हम प्रेशर सेम कर सकते हैं। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट ए निकालेंगे तो ये है 27.2 सेंटीमीटर का वाटर। तो 27.2 इंटू रो वाटर इंटू जी इज इक्वल टू मरकरी की कितनी लेंथ है 2x इंटू रो मरकरी इंटू जी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर ही आएगी। डिफरेंस 2 का होगा, लेकिन मरकरी राइज कितना करी है, क्वेश्चन ये था। तो राइज तो 1 सेंटीमीटर ही करी है। ठीक है ना? यस सर। बोलिए। ठीक है, और देखो एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, और उस सर्कुलर ट्यूब में दो अलग अलग लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, लेट्स से इस क्वार्टर पोर्शन में रो 1 लिक्विड है और इस क्वार्टर पोर्शन में रो 2 लिक्विड है। अब रो 1 और रो 2 की वैल्यू
अलग होने की वजह से ये जो लिक्विड है ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये जो फ्री सरफेस है ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जा रही है। कितना एंगल डिस्प्लेस हो जा रही है दिख रही है तो भाई, एंगल कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो दिख रहा है। क्वेश्चन है, कंसीडर अ सर्कुलर ट्यूब containing two different liquids having quarter length of the circumference। हमें निकालना है फाइंड एंगल थीटा made by the surface in equilibrium as shown। देखो करो ट्राई। देखो ऐसे केस में जहां पे रो वन रो टू अलग अलग हैं और डिस्प्लेस हो गए हैं, तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको ऐसे देख सकते हो कि जहां पे बॉटम है, ध्यान से देखो, यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए पे अगर हम लोग प्रेशर निकालें लेफ्ट हैंड साइड की लिक्विड का और प्रेशर निकालें राइट हैंड साइड के पूरे कॉम्बिनेशन का, तो वो दोनों तरफ से प्रेशर सेम आना चाहिए। ये भी हम कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड से प्रेशर इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। तो अब देखो पॉइंट ए पे लेफ्ट हैंड साइड के लिक्विड का कितना प्रेशर है, उसके लिए हमें चाहिए होगा ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट कितनी होगी बताओ क्यों भाई, तो ये निकालोगे तो ये आएगी आर टोटल होगा, और केवल इतना पोर्शन देखोगे तो ये होगा आर साइन थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस बनेगी आर माइनस आर साइन थीटा। बताओ पहले तो। इसके बाद अगर हम सिर्फ ये वाली डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये बनेगी आर माइनस आर कॉस थीटा। इसके बाद सिर्फ ये डिस्टेंस अगर निकालें तो ये डिस्टेंस होगी आर साइन थीटा, और अगर हम ये डिस्टेंस निकालें यहां से लेके यहां तक की, देखो ध्यान से मैंने डायग्राम में दिखा दिया है सही से, तो ये वाली डिस्टेंस होगी आर कॉस थीटा। तो हम लोग प्रेशर एट ए दोनों तरफ से सेम करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे रो वन जी आर माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रो टू जी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा एंड प्लस रो वन जी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो यहां से सॉल्व करके आप टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो ये आनी चाहिए रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। तो ये आंसर हो जाएगा। देखो क्या किया है, क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ कौन सी हाइट नहीं क्लियर है। सर एक बार फिर से समझा। बेटा दोनों तरफ से हमने प्रेशर सेम किया है, इधर से निकाला प्रेशर और इधर से निकाला है प्रेशर, तो प्रेशर किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, हमें ये चाहिए होगा ना कि ये वर्टिकल डेप्थ कितनी है, यहाँ पे ये थोड़ी सी डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ कितनी है और ये डेप्थ कितनी है। तो दोनों तरफ से प्रेशर सेम कर दिया है, इधर की तरफ सिर्फ रो वन है तो सिर्फ रो वन का लिखा हुआ है, और इधर की तरफ इतने पूरे में रो टू है और इतने में रो वन है, तो ये रो टू का हो गया और ये रो वन का हो गया, दोनों तरफ से प्रेशर सेम किया है। हाइट बताओ, हाइट निकालने में किस में प्रॉब्लम है, तो ज्योमेट्री लगाई हुई देखो। सर वो आर माइनस आर कॉस थीटा कैसे आ रहा है? आर माइनस आर कॉस थीटा कैसे आ रहा है, ये पूरा आर है यहां से यहां तक का,
बोलो। यस सर। और ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेशर वेरिएशन व्हेन वेसल इज एट रेस्ट। मतलब इन सारे केसेस में वेसल रेस्ट पे था। हमको कुछ केसेस ऐसे ही पढ़ने हैं जिसमें हम लोग वेसल को ही एक्सीलरेट कराएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा फिर इसमें प्रेशर वेरिएशन इन एक्सीलरेटेड वेसल्स। प्रेशर वेरिएशन इन एक्सीलरेटेड वेसल्स। तो देखो इसमें बहुत सारे केसेस तुम आसानी से खुद ही बता सकते हो, क्योंकि वो जी इफेक्टिव जैसा ही है। जैसे ये बताओ कि ये वेसल हो गया, ठीक है। अगर हम इस वेसल को ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो बताओगे अगर इसकी हाइट हम लोग h ले लें, तो इसके बॉटम पे प्रेशर पॉइंट ए, यहाँ ले लो पॉइंट ए और यहाँ ले लो पॉइंट बी, तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ प्रेशर कम होगा, और कितना लिखेंगे बताओ? अगर ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो तुम ऐसे देखो सीधे सीधे कि जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, क्यों भाई? तो क्या जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए नॉट होगी? और तुम ऐसे ध्यान रखो कि जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा और जी इफेक्टिव के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इंटू एच। तो ये वैल्यू आ जाएगी रो जी प्लस ए नॉट इंटू एच। बोलिए। इसी यस तरह अगर मान लेते हैं कि यही वेसल अगर ए नॉट से नीचे जा रहा है और ये हाइट अभी भी एच है, तो क्या कहेंगे? लेकिन ये जो ए नॉट लिया है हमने ये जी से कम ही है, जी से नहीं ज़्यादा है। तो अब क्या कहेंगे प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी के बारे में? कहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा? हाँ, अरे बी पे प्रेशर। जी इफेक्टिव अभी भी नीचे की तरफ ही होगा ना। जी इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए नॉट हो जाएगी। तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है दोनों केस? बताओ। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अगर मान लो कि एक थोड़ा सा ऐसा केस लें कि मान लेते हैं कि ये एक वेसल है, ठीक है, और इस वेसल में लिक्विड फील्ड है। तो तुम कहोगे सर ये कैसे लिक्विड फील्ड है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं विद एक्सीलरेशन 3g। तो अब जरा बताओ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा? बताओ। इसको हम मोर देन जी से नीचे ले जा रहे हैं, तो देखो वेसल को अगर मोर देन जी से नीचे ले जाएंगे और अगर वो सीधा वेसल होगा, मतलब ऊपर वाले केस हुए, तो लिक्विड बाहर निकल जाएगा ना वेसल से। तो हमने उसको उल्टा कर रखा है, तो हम मोर देन जी से नीचे ले जा रहे हैं उसको। तो अब बताओ कि ए और बी में किधर प्रेशर ज्यादा होगा? जी इफेक्टिव कहाँ होगा बताओगे? जी इफेक्टिव ऊपर होगा। इस बार जी इफेक्टिव ऊपर आ जाएगा। कितना आएगा जी इफेक्टिव? 2G। 2g 2G। अपवर्ड्स। तो अगर जी इफेक्टिव ऊपर की तरफ है तो ए और बी में प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? बी बी पे ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे? प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच। ठीक है, बताओ। तो ये था हमारा एक्चुअली पहला केस। पहला केस था
वर्टिकली एक्सीलरेटेड वेसल्स, मतलब पहले केस में हम लोगों ने सिर्फ वर्टिकल एक्सीलरेशन कंसीडर किया है। देखो नोट कर लो। सर अगर फर्स्ट केस में भी ए नॉट को जी से बढ़ा देंगे तो सर क्या लिक्विड नीचे जाएगा? फर्स्ट केस में मतलब ए ऑप्शन में कहाँ फर्क पड़ेगा? ए ऑप्शन में तो वेसल नीचे से बंद है ना। सेकेंड केस में हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड वेसल। अब देखो अगर हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड वेसल है तो इसमें हम लोग दो केस लेके चलेंगे। पहले केस में क्लोज्ड वेसल कंप्लीटली फिल्ड, क्लोज्ड वेसल कंप्लीटली फिल्ड मतलब देखो ध्यान से, जैसे ये एक वेसल हो गया और इस वेसल को हम ए नॉट एक्सीलरेशन से राइट साइड में ले जा रहे हैं और ये वेसल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड है तो वैसे ही का वैसा रहेगा, मतलब इसमें कोई भी एयर की स्पेस नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस केस में जो आइसोबार्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस, तो इक्वी प्रेशर लाइंस इस केस में थोड़ा टिल्टेड हो जाएंगी, ठीक है। क्यों हो जाएंगे अभी समझाते हैं। मतलब लिक्विड तो हमको दिखेगा तो लिक्विड वैसे ही जैसे पहले था, हमें दिखने में थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉ की हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए नॉट होता है। तो ए नॉट का माइनस ए नॉट करेंगे तो इधर आएगा। तो अगर हम लोग जी इफेक्टिव निकालें, जी इफेक्टिव, तो क्या जी इफेक्टिव का डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा? बताओ सबसे पहले तो। यस सर, यस सर। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इक्वी प्रेशर लाइंस होती हैं, ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, दे आर इक्वी प्रेशर लाइंस। तो ये बात पहले लिखी हुई थी कि जो ये इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी ये परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव होती हैं। बोलो, अब अगर परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव हैं तभी तो ये बोल सकते हैं कि ये इस तरह से बनेगा। मतलब हम जी इफेक्टिव से इसको हम 90 डिग्री पे ले रहे हैं, है नहीं है। ये जो इक्वी प्रेशर लाइन मैंने बनाई हुई है, ये इक्वी प्रेशर लाइन जी इफेक्टिव से 90 डिग्री पे है। तो जी इफेक्टिव से अगर 90 डिग्री पे है तो अगर ये वाला एंगल हम लोग थीटा कंसीडर करें हॉरिजॉन्टल से, तो क्या ये जी इफेक्टिव वर्टिकल से थीटा बनाएगा? देखो चेक करो। और ये थीटा एंगल कितना होगा, तो ये थीटा एंगल tan थीटा की वैल्यू होगी ए नॉट बाई जी, ए नॉट बाई जी। इक्वी प्रेशर लाइन का मतलब सीधा सीधा ये है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब इस केस को हम लोग करेंगे कैसे, मतलब किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे ये जरा समझते हैं। तो जैसे मान लें कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन है और यहां हमने एक जनरल पॉइंट लिया है x, y, मतलब x पीछे है और y नीचे है। तो इसको ऐसे समझना कि जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर ए नॉट के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे हम नीचे जाते हैं लिक्विड में तो प्रेशर किसके हिसाब से इंक्रीज करता है, जी के हिसाब से, तो उसको लिखते हैं रो जी एच। उसी तरह से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ए नॉट के हिसाब से, तो उसको लिखेंगे रो ए नॉट एक्स। तो पीछे जाने पे भी बढ़ेगा, नीचे जाने भी बढ़ेगा। तो इस पूरे वेसल में बताओगे कि मिनिमम प्रेशर कहां पे होगा और मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा? मिनिमम टॉप राइट कॉर्नर पे ओरिजिन। मिनिमम प्रेशर यहाँ पे बनेगा, मिनिमम प्रेशर यहाँ होगा और मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे होगा। बताओ। और जनरल पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं ये कोई जनरल पॉइंट सी है, तो प्रेशर एट पॉइंट सी अगर निकालना है तो हमें सिंपली ये देखना है कि ओ पे क्या प्रेशर है, प्लस रो ए नॉट एक्स प्लस रो जी वाई। मतलब पीछे जा रहे हैं तो ए नॉट के हिसाब से बढ़ा दो और नीचे जा रहे हो तो जी के हिसाब से बढ़ा दो बस। तो जी इफेक्टिव की जरूरत पड़ेगी ही नहीं,
नहीं तो हमें क्या करना होगा, नहीं तो हमें ये करना होगा कि जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस अगर निकाल पाएंगे तो फिर हम रो जी इफेक्टिव इनटू वो डिस्टेंस कर देंगे। नहीं तो ये ज्यादा आसान है, पीछे जा रहे हैं तो ए नॉट से बढ़ा दो, नीचे जा रहे हैं तो जी से बढ़ा दो। बताओ क्लियर है? लेकिन यही काम अगर हम लोग ओपन वेसल में करेंगे विच इज पार्शियली फिल्ड, ओपन वेसल विच इज पार्शियली फिल्ड, तो इसके बारे में क्या कहोगे? पानी का लेवल स्लैंड हो जाएगा। मतलब अभी तो सपोज ये रेस्ट पे है, अभी तो रेस्ट पे है, लेकिन अगर हम इसको एक्सीलरेट कराते हैं तो वाटर लेवल के बारे में क्या कहोगे? क्या लिक्विड लेवल हॉरिजॉन्टल रहेगा? नो सर। लिक्विड लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, ये अगर इसका इनिशियल लेवल है, मैंने ड्रॉ किया है, तो लिक्विड एक साइड से थोड़ा ऊपर उठेगा और एक साइड से थोड़ा नीचे जाएगा। देखो ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये कौन सी लाइंस हो जाएंगी? क्यों भाई? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो वही रहेगा। दीज आर इक्विप्रेशर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। और यहाँ पे ये जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? तो ये थीटा उतना ही बनेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए नॉट बाई जी। फ्री सरफेस कितना एंगल बना रही है वो तो इसी थीटा पे डिपेंड करेगा। तो थीटा इज tan इनवर्स ए नॉट बाई जी। खास बात यहाँ पे कुछ ये ध्यान रखना कि लेवल एक साइड से, अगर ये रेक्टेंगुलर वेसल है एक जैसा, तो एक साइड से लेवल जितना ऊपर जाएगा दूसरे साइड से लेवल उतना ही नीचे जाएगा। मतलब उधर से वाई बढ़ेगा उधर से वाई कम आएगा। और मिड पॉइंट पे क्या होगा कि मिड पॉइंट का लेवल वही रहेगा ना भाई। मिड पॉइंट जितना इधर से ऊपर गया उधर से इतना नीचे आएगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन तो रहेगा ना। ये केस है व्हेन वी आर एक्सेलरेटिंग इट टुवर्ड्स राइट विथ ए नॉट। देखो ठीक है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई? अगर मैं कहूं कि इसका विड्थ W है इस वेसल का, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो तुम देखो ट्रायंगल बन रहा है, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा ए नॉट बाई जी है, और tan थीटा को ही लिख सकते हैं 2y अपॉन W। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट W अपॉन 2g। मतलब एक साइड से लिक्विड कितना ऊपर गया, एक साइड से दूसरे साइड से लिक्विड कितना नीचे आया। पॉइंट ए और पॉइंट बी में प्रेशर के बारे में क्या कहोगे? सेम होगा अलग अलग होगा? पॉइंट ए और बी पे ये पे ज्यादा होगा। ए पे ज्यादा होगा। तो देखो पॉइंट ए का प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस वाई। प्रेशर एट बी लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस वाई। और प्रेशर एट बी को प्रेशर एट ए को प्रेशर एट बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं प्रेशर एट बी प्लस रो ए नॉट डब्ल्यू। ये तीनों इक्वेशन क्लियर है? मतलब ए और बी पे प्रेशर निकालने के लिए हम तीनों मेथड लगा सकते हैं। ऊपर से अगर निकाल रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो जी के हिसाब से बढ़ाएंगे, और पीछे अगर आ रहे हैं तो ए नॉट के हिसाब से बढ़ाएंगे। देखो क्लियर है तीनों बातें? बताओ। ठीक है, तो ये प्रेशर इन एक्सीलरेटेड वेसल हुआ है हम लोगों ने अभी जो किया है। अब इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है रोटेटिंग वेसल, तो वो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।